हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल पर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं और क्लास 11 क्लास 12 और नीट एस्पायरेंट्स बच्चों के लिए हम बात करते हैं बच्चे। और रिसेंटली जो सीरीज चल रही है वो है क्लास 11 का एक चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और इस सीरीज़ का ये 9th पार्ट है। और इससे पहले की जितने भी पार्ट्स हैं ना बच्चे, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। साथ में आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जिस पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में ऐसे डायग्राम मिलेंगे जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो बच्चे, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और बहुत सारे अपनी रिस्पेक्टिव क्लास से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स को आप देखिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ये पार्ट लास्ट पार्ट है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चे, आज का जो टॉपिक है, हमने लास्ट वीडियोस में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात किया था, जिसमें हमने बात किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज का जो टॉपिक है बच्चे, वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो बच्चे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि ब्रीथिंग जो है वो किस तरीके से रेगुलेट होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरे ब्रीथिंग रेस्पिरेशन को वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करती है, रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? तो आपके बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। इसी न्यूरल सिस्टम्स के थ्रू पूरे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में अगर मैं बात करूं ब्रेन, तो ब्रेन को बच्चे 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट आप इतना यहाँ पर अंडरस्टैंड करो कि ब्रेन का एक पार्ट है जिसको आप बोलते हो हाइंड ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है बच्चे जिसको आप बोलते हो पॉन्स। ठीक है, अब ये जो पॉन्स है ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में यहीं पर एक और पार्ट है, हाइंड ब्रेन जो है वो कंसिस्ट होता है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, कंसिस्ट विथ पॉन्स, सेरेबलम और साथ में मेडुला ओब्लंगाटा। तो देखो, यहां पर हम 2 चीजों की बात करेंगे। एक तो हम हाइंड ब्रेन की बात कर रहे हैं, और हाइंड ब्रेन जो है वो कंसिस्ट होता है पॉन्स वेरुलाई, सेरेबलम और मेडुला ओब्लंगाटा में। जो रेगुलेशन है ना, यहां पर रेगुलेशन में आप इन्हीं पार्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड करोगे कि पॉन्स किस तरीके से और मेडुला ओब्लंगाटा किस तरीके से आपके ब्रीथिंग को रेगुलेट कर रहा है, किस तरीके से आपके ब्रीथिंग को रेगुलेट कर रहा है। तो बच्चे, एक बात समझ में आया कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी में, कौन सा सिस्टम रेगुलेट करता है? तो आप बोलोगे न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में अगर आप ब्रेन की बात करो तो ब्रेन का एक पार्ट है जिसको आप बोलते हो हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन जो है बच्चे वो पॉन्स, सेरेबलम और मेडुला ओब्लंगाटा से मिलकर के बना होता है। हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। तो अभी आप इतना ध्यान रखो बच्चे कि जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, इसमें ब्रेन के 2 पार्ट हैं, एक तो है पॉन्स और दूसरा है मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, अब देखो, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहां पर समझ सकते बच्चे कि जो आपके बॉडी में जो भी रिदम है, रेस्पिरेटरी रिदम है, वो कंट्रोल होता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू। और मेडुला ओब्लंगाटा जो है ना बच्चे, अगर मैं इस चीज को डिफाइन करूं, मेडुला ओब्लंगाटा जो है
वो क्या कर रहा है बच्चे, तो वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अब देखो, एक तो पार्ट है ब्रेन का मेडुला, और ये किसमें हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो हाइंड ब्रेन, एक मेडुला और दूसरा पॉन्स। अब देखो इसमें हो क्या रहा है बच्चे, कि जो ये पॉन्स है ना बच्चे, ये इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट कर रहा है। और ये मॉडरेट कैसे कर रहा है, पॉजिटिव वे में मॉडरेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो पॉन्स है बच्चे, जिसको आप पॉन्स वेरोलाई बोलते हो, ये आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल कर रहा है। और ये किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, पॉजिटिव कंट्रोल के थ्रू। तो जैसे ही हाइंड ब्रेन का जो पॉन्स वेरोलाई पार्ट है बच्चे, वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि यहाँ पर ये क्या कर देगा, रिड्यूस इंस्पिरेशन। मीन्स इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ना, उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखो होता क्या है कि जब भी बॉडी के अंदर अब ये जो हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है ना बच्चे, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये किसिस को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर सेल के अंदर, बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा या H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो फाइनली ये ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा बच्चे, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। इसमें होता क्या है कि जब पर्सन का ब्रीथिंग का जो सिस्टम है, अगर वो हॉल्टेड हो जाता है किसी वजह से, तो पर्सन क्या होता है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दिया जाता है। मीन्स जिसके बॉडी में ब्रीथिंग का सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है, तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, उसके माउथ में उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, फिलअप करता है। तो जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, इस चीज़ को कौन डिटेक्ट करेगा, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगाटा की हेल्प से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो रेगुलेट होगा। और फाइनली यहाँ पर क्या होगा बच्चे, कि जो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने पर पर्सन के बॉडी में क्या हो रहा है, पर्सन के बॉडी में किसका कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये बात समझ में आया कि जितने भी आपके ब्रीथिंग रिसेप्टर्स हैं, ब्रीथिंग रिसेप्टर्स जो हैं बच्चे, अगर मैं बात करूं कि जो ब्रीथिंग रिसेप्टर्स हैं किसके लिए सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H+ आयन। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट के क्वेश्चंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चे, कि जो पर्सन माउथ टू माउथ ब्रीथिंग में होता क्या है कि सामने वाले पर्सन्स के बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, ताकि उसका रुका हुआ ब्रीथिंग जो सिस्टम है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ब्रेन का, ठीक है, तो ब्रेन में जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो किसके लिए हाईली सेंसिटिव है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन के लिए हाईली सेंसिटिव है। बात समझ में आ रही है। अब देखो होता क्या है कि हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का पार्ट है बच्चे, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूरल सिस्टम जो है ना बच्चे, न्यूरल सिस्टम जो है वहाँ पर कीमो रिसेप्टर्स हैं। और ये कीमो रिसेप्टर्स किसके लिए सेंसिटिव हैं,
सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन। तो फाइनली ब्रीथिंग अगर किसी वजह से अफेक्टेड है तो वहाँ पर पर्सन के बॉडी में क्या हम इंक्रीज कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चे, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है बच्चे। अब इसके बाद जो टॉपिक है ना बच्चे, वो है आपका डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप बात करो बच्चे, तो बेसिकली यहाँ पर आप बात करते हो अस्थमा के बारे में। किसके बारे में बात करते हो बच्चे? तो पहले अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप बात करते हो अस्थमा के बारे में। तो बेसिकली अस्थमा जो है ना बच्चे, वो एक तरह का एलर्जिक रिस्पॉन्स है। एक तरह का क्या है बच्चे? एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो आप लिख सकते हो कि अस्थमा इट इज अ एलर्जिक रिस्पॉन्स, पहली चीज। दूसरी चीज में होता क्या है, तो स्पैज्म ऑफ ब्रोंकाई, मीन्स इसको आप इस टर्म को डिफाइन कर लो कि रैपिड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ब्रोंकस में। तो बेसिकली आप इसके लिए क्या यूज करते हो, तो डायलेटर यूज करते हैं ना। अस्थमिक जो पेशेंट्स होते हैं वो बेसिकली इनहेलर लेते हैं, तो इस इनहेलर में क्या होता है, डायलेटर। तो जो ब्रोंकस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी चीज़ को क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। तो अस्थमा जो है वो एक तरह का एलर्जिक रिस्पॉन्स है, और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकाई होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और फाइनली क्या होता है कि जब पर्सन को अस्थमिक अटैक होता है तो उस टाइम पर वो इनहेलर लेते हैं, तो वो इसी ब्रोंकाई को, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रोंकाई है, उसको रिलैक्स करते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट अगर मैं बात करूं, तो दूसरा डिसऑर्डर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो दूसरा पार्ट है एम्फाइसेमा। तो बेसिकली ये बेसिकली है क्या, तो एक तरह का क्रोनिक डिसऑर्डर है जो बेसिकली एल्वुलर वॉल जो होते हैं ना बच्चे, इसमें डैमेज हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वुलर वॉल इज डैमेज्ड, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि एल्वुलर वॉल डैमेज होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ना, वो डिक्रीज हो जाता है। फाइनली क्या हो रहा है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड, ठीक है। अब इसका मेन कारण क्या है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू स्मोकिंग। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली सिगरेट, ठीक है। तो ये इसका मेन रीज़न क्या है बच्चे, स्मोकिंग। तो ये एक तरह की क्रोनिक डिसऑर्डर है। पहली चीज़ तो आप हमेशा याद रखना कि एक तरह का क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि एल्वुलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी का सरफेस एरिया है ना बच्चे, वॉल का, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये क्यों होता है बच्चे, ड्यू टू स्मोकिंग की वजह से होता है। ये बात सभी को क्लियर है। तो कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। यही एक दो डिसऑर्डर्स हैं। एक डिसऑर्डर और बचता है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो उसको हम बोलते हैं बच्चे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी
डिसऑर्डर। तो बेसिकली होता क्या है ना बच्चे कि ये आपके डे टू डे लाइफ में जो आपका ऑक्यूपेशन होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं बच्चे जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है, जैसे जहाँ पर स्टोन की कटिंग या ग्राइंडिंग होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो है ना वो रिलीज़ होते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं अंडरस्टैंड करूँ तो बहुत सारा स्टोन को ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग होता है, तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, रिलीज अ स्मॉल डस्ट पार्टिकल जो आपके एल्वेलाई में जा कर के बहुत सारे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और फाइनली उसका क्या होता है कि एल्वुलर जो होती है ना वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। आप अगर इसको अंडरस्टैंड करो तो ये क्या कॉज कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन जो क्या लीड करते हैं, लीडिंग टू फिब्रोसिस, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरह के जो फाइब्रस टिश्यू है ना बच्चे, इसको अगर मैं कॉमन टर्म में लिखूं तो ये बेसिकली क्या हो जा रही है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस, जस्ट अ मिनट बच्चे, तो बेसिकली ये प्रोलिफरेशन हो रहा है और प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, अगर इसका एग्जांपल अगर आप देखो तो बेसिकली क्या है, वर्कर्स जो कहाँ काम करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखो तो चालकोसिस है जो बेसिकली चाल डस्ट प्रोड्यूस होता है ना, तो अगर इसके एग्जांपल्स को आप अंडरस्टैंड करो तो इसके एग्जांपल क्या है, चालकोसिस जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, चाल्क डस्ट, ठीक है। तो सिलिकोसिस भी एक टर्म आता है, इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सिलिकोसिस कहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, सिलिका, ठीक है। तो सिलिका डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है बच्चे। तो अगर ये ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है बच्चे। कुछ अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो मैं एक वीडियो बना सकता हूं, तो मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो लेकर के आऊँगा बच्चे जो टोटली बेस्ड रहेगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर, न्यूमेरिकल पार्ट, और वो वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने समझाई हैं, बहुत ब्रीफ में सारे वीडियोस बने हैं बच्चे, तो आप उनको जाइए देखिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए बच्चे। और आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर्स में मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा बच्चे, और आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर के यूट्यूब पर आऊँगा बच्चे, जिससे मेरा एक ही मेन टारगेट है कि सभी बच्चों की हेल्प हो सके और आज के टाइम में सभी बच्चे फ्री ऑफ एजुकेशन पाएँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। आप वीडियोस देखने के बाद एटलीस्ट ज़रूर एक बार अपने बुक को रीड करना बच्चे, और आपको क्लियर होगा कि कितना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कंटेंट है इन सारे वीडियोस में। तो एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद अपनी बुक्स की रीडिंग ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस।